गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं द सॉलिड स्टेट, और उसके अंदर आज हम टॉपिक कवर करेंगे पैकिंग इन 3D। मैंने आपको 2D पैकिंग्स के अंदर कराया था। डिटेल में हमने सिर्फ दो ही तरह के पैकिंग्स को पढ़ा है, दो ही तरह के यूनिट सेल्स को हमने डिटेल में पढ़ा है। इसमें से एक आपका था स्फीयर यूनिट सेल, और दूसरा मैंने आपको करवाया था हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगर हम दोनों पैकिंग्स के अंदर बात करें इन 2D, तो स्फीयर के अंदर मैंने एटम्स को इस तरह से रखा था। दैट मीन्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सभी के सेंटर्स एक ही लाइन में आ रहे थे। इस तरह से बेटे ये सेंटर्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसी तरह से इस तरह से भी सेंटर सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं इस टाइप के अरेंजमेंट की बात करूँ तो वो आपकी क्रिएट करेगी स्क्वायर यूनिट सेल। लेकिन अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट लेयर को सेम रखा था एज स्क्वायर यूनिट सेल, और सेकेंड लेयर को मैंने वॉइडल स्पेस के अंदर ऐड किया था। इस तरह से जो ग्रूव्स बन जाते हैं उनके अंदर मैंने इसको ऐड किया है एटम्स को। तो इसको हेक्सागोनल स्फीयर पैकिंग क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आप सेंटर्स को अलाइन करेंगे एक दूसरे के साथ प्रॉपर में लगाने के बाद जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो इट क्रिएट्स एन हेक्सागन। इसी वजह से इस टाइप की पैकिंग का नाम हमने रखा था हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हमने 2D में पढ़ा था, जिसमें हमने दो चीज़ों में फोकस किया था। एक तो हमने लेंथ इंक्रीज की थी बेटे, और एक हमने ब्रेड्थ इंक्रीज की। सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस किया था। आज हम एटम्स की फर्स्ट लेयर के ऊपर की लेयर लगाना सीखेंगे कि एक लेयर जब आप नीचे बिछा देते हैं इस तरह से, तो उसके ऊपर आप पॉसिबल किस किस तरह से लेयर्स को लगा सकते हैं, वो हम सीखेंगे आपके आज 3D अरेंजमेंट। तो बेसिकली 3D अरेंजमेंट के अंदर हम लोग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ दो ही तरह की पैकिंग है, दैट इज स्क्वायर यूनिट सेल्स की पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। तो उन्हीं दो को इलैबोरेट करेंगे, उन्हीं दो को ब्रीफ करेंगे। ओके, पहले इलैबोरेट करेंगे, पूरे डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँ पैकिंग इन 3D में। फर्स्ट अरेंजमेंट मैं मान रही हूँ बेटे कि मेरे पास लेयर कैसी है बेटे, स्फीयर यूनिट सेल की है। इसका मतलब मेरी फर्स्ट लेयर कुछ इस तरह से है। डन। इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि आपने टेनिस बॉल्स एक दूसरे के साथ रखी है। किस तरह से कि सभी के सेंटर्स एक ही लाइन में आए बेटे, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरह से सेंटर्स एक ही लाइन में फोकस करेंगे। इस तरह से बेटे, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर को आपने इस तरह से रखा है। सेकेंड लेयर भी मैं स्फीयर की ही यूज करूंगी, क्योंकि मैंने पैकिंग का नाम क्या दिया है बेटे, स्फीयर यूनिट सेल को यूज करके मैं पैक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं सेकेंड अरेंजमेंट भी कैसे रखूंगी, स्फीयर की ही रखूंगी। सेम इसी तरह से इस लेयर को उठा के मैंने एज सच इसके ऊपर प्लेस किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक एटम अगर आपका यहाँ पर इस तरह से है तो बिल्कुल उसके ऊपर दूसरा एटम होगा। दैट मीन्स दोनों एटम्स आपके एक ही डायगोनली नहीं रखने हैं। कैसे रखने हैं, बिल्कुल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में रखने हैं। कि एक एटम अगर मेरा ये है तो मैंने मुट्ठी बनाई है, मेरा एक एटम है, तो दूसरी मुट्ठी मेरा दूसरा एटम है, तो मैंने दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। तो सेंटर्स बिल्कुल सेम है, इस तरह से आपने रख दिया। तो एक के ऊपर एक बनता चला जाएगा। तो इस टाइप की अरेंजमेंट से जो फिगर बन के सामने आएगी दैट
दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। ध्यान से समझेंगे। अगर मैं फर्स्ट लेयर को ले रही हूँ बेटे इस तरह से ब्लैक मार्कर से शो करते हुए, they will also touch each other। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट लेयर। इसमें मैंने 4 एटम्स को रखा है बेटे। आप दिख रहे हैं कि चारों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए ये एटम डायगोनली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, डायगोनली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर आप 4 बॉल्स को एक साथ रखेंगे तो एक बॉल अपने एडजेसेंट को टच करेगी लेकिन डायगोनली को टच नहीं करेगी। बात समझ आई बेटे? इसी के ऊपर जो सेकेंड लेयर बनानी है वो मैं थोड़ा रेड से दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से बेटे तो 4 बॉल्स आपने रखी बेटे, उसके ऊपर आपने 4 बॉल रखी, सेंटर बिल्कुल सेम आएंगे। तो आपका किस टाइप का यूनिट सेल अराइज होगा ये इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले आपका अराइज होगा बच्चा कैसा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा अरेंजमेंट होगा बेटे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी चीज ध्यान से देखिए बेटे, इस लेयर के सेंटर्स और इस लेयर के सेंटर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। इसका मतलब इस लेयर को मैं अगर नाम दे रही हूँ ए टाइप, तो मेरी ये वाली लेयर भी कैसी होगी बेटे, ए टाइप होगी। दोनों सेम है बेटे। अगर ए टाइप है दैट मीन्स पहले लेयर आएगी ए, उसके ऊपर फिर से लेयर आएगी ए, फिर उसके ऊपर ए और उसके ऊपर फिर ए। तो इसका मतलब मेरे पास जो पैटर्न बनेगा दैट इज ए पैटर्न। क्लियर है मेरी बात? तो मेरे पास अभी तक मैंने 2 चीजें पढ़ी। सबसे पहले कि मैंने एटम्स को किस तरह अरेंज किया है स्क्वायर यूनिट सेल की फॉर्म पे, और सेकंड लेयर को भी मैंने उसके ऊपर इस तरह अरेंज किया है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली तीनों ही डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड तीनों ही डायरेक्शन में एटम्स के सेंटर एक दूसरे के साथ लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा कुछ इस तरह का क्यूब बनेगा दैट इज सिंपल क्यूबिक फॉर्म होगा। और सिंपल क्यूबिक फॉर्म होगा तो पहला पॉइंट मैंने लिखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना है बेटे। पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली पैटर्न क्या आएगा आपके पास, ए पैटर्न। अगर तीसरा पॉइंट में स्टडी करती हूँ दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.52 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बेटे, पैकिंग एफिशिएंसी राजे आपको पता है होती है पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में 100% दैट इज 52%। क्लियर मेरी बात? अगर मैं बात करूं बेटे Z की दैट इज इफेक्टिव एटम्स, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं, तो आपको दिख रहा है कि ओनली एट कॉर्नर प्रेजेंट बेटे, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। अगर एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1/8 × 8 दैट इज कितना हो जाएगा बेटे 1। तो Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है राजे 1। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, फिफ्थ पॉइंट हम बात करेंगे अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी है Z × m अपॉन में Na × में A क्यूब। तो Z की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई है 1
1 इंटू में m अपॉन a क्यूब इंटू में n। तो अगर मैंने स्क्वायर यूनिट सेल पैकिंग को लिया है और उसके ऊपर स्क्वायर यूनिट सेल पैकिंग को ही रखा है, तो किस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है बेटे जी? सिंपल यूनिट सेल देखने को मिलेगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब होता है बेटे टाइप्स ऑफ लेयर जो आपने लगाई। अगर इसका नाम मैंने ए रखा है, ए लेयर, तो ये भी तो सेम ही है, तो इसका नाम भी क्या होगा बेटे? ए लेयर, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो दोनों लेयर्स आपकी क्या है? बिल्कुल सेम है। बात समझ आई? अगर दोनों लेयर्स आपकी सेम है तो हम कह सकते हैं थर्ड लेयर भी सेम होगी, उसके ऊपर भी ए होगी, उसके ऊपर भी ए होगी, तो पैटर्न आपका बनेगा बेटे ए पैटर्न। क्लियर? पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपल क्यूबिक 0.52, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी बेटे 52%, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बेटे? ओनली कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट हैं, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1। तो डेंसिटी हो जाएगी बेटे m बाय में a क्यूब इंटू में n। क्लियर है बेटे? फर्स्ट चीज क्लियर होगी सभी को। सेकेंड टाइप हम थोड़ी सी चेंज करते हैं बेटे, लेंगे हम सेम स्क्वायर यूनिट सेल को ही, पर एटम्स के अरेंजमेंट में हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम। देखते हैं स्क्वायर यूनिट सेल को यूज करके हमने क्या किया है। तो फर्स्ट लेयर आपकी फिक्स है बच्चा, हमने वही सेम रखी है इस तरह से। आपको दिख रहा है स्क्वायर यूनिट सेल यूज किया बच्चा। सेकेंड लेयर भी आपकी फिक्स ही है बच्चा, सेम वही यूज किया हमने। तो आपने इस तरह का पैकिंग यूज किया बच्चे। तो जरा ध्यान से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सेंटर है बेटे और इस एटम का सेंटर ये है, तो ये दोनों सेंटर एक जगह अलाइन नहीं होते। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं सेकंड लेयर को रेड से मार्क कर दूं, मैं कह रही हूँ सेकंड वाली मेरी रेड एटम है, इस तरह से ध्यान से देखिए मैं कैसे मार्क कर रही हूँ बेटे। इस तरह से तो आप देख रहे हैं, देखो पैटर्न तो वही हमने सेम यूज किया। मैं डार्क कर देती हूँ, आपको आसानी से दिख जाएगा। पैटर्न तो सेम है बेटे, आपका स्क्वायर ही है ना? पैटर्न इज सेम, बट नीचे वाली लेयर के सेंटर्स और ऊपर वाली लेयर के सेंटर सेम नहीं है। बल्कि क्या देखने को मिला है कि ये जो बेटे स्पेस था, ये वाला देखो, इस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। जो खाली स्पेस होता है उसे हम वॉइड्स बोलते हैं। एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं बेटे वॉइड्स। ठीक है? तो ये जो स्पेस था, इस स्पेस का सेंटर की अगर मैं बात करूं बेटे, इस स्पेस के सेंटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस स्पेस का सेंटर और मेरे स्फीयर का सेंटर दोनों एक ही जगह लाई करेंगे। तो अब मैंने एटम की लेयर को थोड़ा सा नीचे वाली लेयर से खिसका के रखा है बेटे। बात समझ आई बेटे जी? तो अगर मैं इलेबोरेट करूं, जो मैं डार्क कर रही हूँ बेटे, आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे। अगर मैं इतने से पोर्शन को इलेबोरेट करके चलूँ, इतने से पोर्शन को, तो किस टाइप का यूनिट सेल अरेंज होगा? देखिए फर्स्ट लेयर में ब्लैक से बना रही हूँ बेटे, पहला एटम, दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम और ये चौथा एटम। ध्यान से समझिएगा। अब जो सेकंड लेयर वाला है ना बेटे, उसको आपको किस तरह रखना है? रखना तो यहाँ बीच में ही है, लेकिन इस तरह से रखना है कि जैसे ये वाली लेयर अगर नीचे है
तो अगर आप गलती से बीच वाला एटम छोड़ भी दें तो वो एटम छूट के सीधा इस स्पेस के अंदर फिट हो जाएगा। इस तरह से आप एटम को रखें। क्लियर हुई मेरी बात बेटे? तो आपको उसको इस तरह से रखना है कि 4 एटम्स आपने रखे तो उन 4 एटम्स के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि गलती से सेकंड लेयर वाला एटम अगर नीचे की तरफ अपने आप को धकाने लगे तो वो बीच में एडजस्ट हो सके। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि अगर ये स्फीयर है तो ये क्या होगी बच्चा, ए साइड ऑफ अ स्फीयर। ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू है बेटे किसके, 2r, क्योंकि r तो ये है और r ये है बेटे, ये एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया ना। तो a यहाँ पर क्या है बेटे, 2r नहीं है। बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है अच्छे से? तो किस टाइप का पैटर्न बना? आपका पैटर्न बना बेटे, मैंने इस वाली लेयर को, ब्लैक वाली को नाम दिया बच्चा ए टाइप, फिर मैंने रेड वाली को क्या नाम दिया, अलग है ना राजे, नीचे वाले का सेंटर और ऊपर वाली लेयर का सेंटर दोनों एक जगह पर नहीं है, तो सेकंड लेयर को मैंने क्या नाम दे दिया बेटे, बी टाइप। बात समझ आई? उसके बाद थर्ड लेयर मैंने जो रिपीट की वो ब्लैक वाली ही रिपीट की है। तो पहली लेयर आपकी ए टाइप, सेकंड लेयर आपकी बी टाइप, फिर दोबारा से आपकी बेटे ए टाइप, फिर बी टाइप, फिर ए टाइप, फिर बी टाइप। तो यहाँ पर आपका पैटर्न कौन सा बनेगा बेटे? सबसे पहले मैं बता रही हूँ पैटर्न। पैटर्न कौन सा बनेगा बच्चा? ए बी पैटर्न बना है। कौन सा पैटर्न बना है बच्चे? ए बी पैटर्न। क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज आपको दिख रहा है 4 एटम्स कॉर्नर पे है, एक एटम बीच में है और फिर 4 ऊपर है। तो किस टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा? बॉडी सेंटर। किस टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा बेटे? बॉडी सेंटर। देखो मैं इस पे आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो कॉर्नर्स वाले एटम्स को वी हैव टेकन एज अ ब्लैक। ऐसे कॉर्नर्स पे 4 एटम है बेटे, इस तरह से डन। और बीच में एक एटम रखा हुआ है, इसको हम रेड से दिखा देते हैं। तो अरेंजमेंट कौन सा बनेगा बच्चे? बॉडी सेंटर। इज इट क्लियर बच्चा? बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा बेटे जी? 0.68। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटे? दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में 100%, तो आ गई 68%। क्लियर है? अगर मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, जितने एक्चुअलिटी में एटम्स हैं, तो आपको दिख रहा है बेटे एटम्स आर एट कॉर्नर्स ओनली। तो कॉर्नर्स के लिए आप फ्रैक्शन लेते हैं 1/8 × 8 प्लस एक एज इट इज बॉडी में है बच्चा, तो +1, 1 + 1 नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटे? 2। क्लियर है मेरी बात? और डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो Z × m अपॉन Na × a³। तो Z की वैल्यू कितनी है बच्चा यहाँ? 2। तो 2 × m अपॉन Na × में a। क्लियर बेटे? अब अगर मैं यहाँ से आपका A भी निकालना चाहूँ, जो कि मैं पहले भी निकलवा चुकी हूँ आप लोगों से, तो आपको पता है दैट इज बॉडी डायगोनल A B C D। तो बॉडी डायगोनल है बच्चा आपका, बॉडी डायगोनल कितना होता है राजे? √3a। और ये डिस्टेंस कितना है? r + 2r + r। तो 2 + 1 + 1 4r। 4r इज इक्वल टू √3a। तो a इज इक्वल टू आ गया 4r/√3। तो अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर a की वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आपके पास रेडियस ऑफ एटम गिवन हो तो उसको आप यहाँ पुट करके पहले a की वैल्यू निकालेंगे
और उसके बाद आप डेंसिटी के न्यूमेरिकल में पुट करते हैं। तो यहाँ तक आपने दो बातें पढ़ी कि मैंने जो पैकिंग अरेंजमेंट लिया है वो किस हिसाब का लिया है। मैंने सभी एटम्स को स्क्वायर यूनिट सेल के हिसाब से लगाया है। दैट मीन्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों वाइज सेंटर एक ही डायरेक्शन में आए सभी के। तो सबसे पहले मैंने जब ये लिया कि मेरे सेंटर सभी एक दूसरे के साथ आए, तो मेरा सबसे पहले यूनिट सेल बन के तैयार हुआ। सबसे पहली पैकिंग मेरी तैयार हुई जो क्या थी, मेरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और जब मैंने सेकंड लेयर को थोड़ा सा साइड करके लगाया इस तरह से कि मेरे वॉइड का सेंटर और मेरे एटम का सेंटर एक जगह पर लाई करे, तो मेरा अरेंजमेंट कौन सा हो गया बेटे, AB टाइप। और उससे मेरी अराइज हुई कौन सी पैकिंग, दैट इज बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। क्लियर? जिसका पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब से थोड़ा ज़्यादा है। सिंपल क्यूब का मैंने 52% बताया और पैकिंग बॉडी सेंटर का कितना है बच्चा, 68%। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कितना है बेटे, खाली कितनी जगह है, तो आपने कितनी यूज किया बेटे, 68%। तो खाली कितना हो गया बच्चे, 32%। क्लियर है? तो पैकिंग एफिशिएंसी में वो आपसे पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछ सकते हैं और आपसे एम्प्टी स्पेस भी पूछ सकते हैं। तो ये दो तरह की पैकिंग अराइज होती है जब हम पैकिंग लेके चलते हैं सिंपल यूनिट सेल, कौन सी, स्क्वायर पैकिंग वाली। ठीक है? कल के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी कि जब हम पैकिंग को यूज करते हैं बाय यूजिंग हेक्सागोनल, तो हमारी दो तरह की पैकिंग्स बनती है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक CC, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है? दोनों में भी डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना ही है कि पहले वाले में हमें सेंटर्स अलाइन करने हैं और दूसरे वाले में हमने सेंटर्स को थोड़ा सा हटा के लगाया है। तो दोनों ही पैकिंग्स को हम कल डिटेल करेंगे। तब तक अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट भी। ठीक है? बाकी चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। बाय बच्चा, आज के लिए इतना ही।